एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस। सो पहला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना है, वो है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। प्लीज सी कि इनकरेक्ट, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट्स में देखते हैं हम क्या है। हमारी रिएक्शन क्या दी हुई है, दैट लेड ऑक्साइड विच इज इन सॉलिड फॉर्म combines with carbon and gives lead and carbon dioxide gas is released, right? So here they're asking lead is getting reduced. क्या lead reduce हो रहा है? Reduction is loss of oxygen, right? But अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ lead बोला है, lead oxide नहीं। क्या lead reduce हो रहा है? इसमें से कोई ऑक्सीजन निकल रही है? नहीं। lead तो अपने आप में कंप्लीट एक मेटल है यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट है, सो दिस बिकम्स इनकरेक्ट। पहला तो हमारा यही पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हो रहा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है दैट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या ऐसा हो रहा है? क्या कार्बन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? हाँ हो रहा है, और तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड लास्ट है लेड ऑक्साइड, जो पहला आपका है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो हाँ जी लेड ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन निकल के और कार्बन के पास चली गई, तो इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये सही है। नाउ ऑफ द स्टेटमेंट्स कौन से इनकरेक्ट हैं? A एंड B, D, तो ये आपका आंसर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है फेरिक ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। Fe2O3 इज रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन इज गिवन आउट। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या ये इसमें कंबाइन हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एल्यूमिनियम जो है वो इसके साथ पूरे के साथ कंबाइन होके तीनों एक साथ हो गए, नहीं। सो ये तो नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता? हाँ डिस्प्लेसमेंट हुई, एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ली, लेकिन क्या आयरन ने जाके एल्यूमिनियम की कोई ऐसी जगह ले ली? नहीं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये भी नहीं है। थर्ड चॉइस डीकॉम्पोजिशन, नहीं, आयरन ऑक्साइड टूट के आयरन और ऑक्सीजन अलग अलग थोड़ी हुए, बल्कि ऑक्सीजन तो एल्यूमिनियम से कंबाइन हो गया, तो ये भी नहीं है। एंड लास्ट है डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया, एल्यूमिनियम आया और उसने आयरन की जगह ली, तभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। So the third question in MCQ is, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer. So हमें एक बता दिया है कि हमने HCl लिया, dilute hydrochloric acid लिया और उसको ऐड किसमें उसमें क्या ऐड करा हमने? आयरन फिलिंग्स, मतलब Fe। आयरन इज रिप्रेजेंटेड बाय Fe। अब ये जब रिएक्शन होती है तो होता क्या है, आयरन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और एक सॉल्ट बना लेता है विच इज़ आयरन क्लोराइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। सो अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन को देखते हैं पहले। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगाना है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन, एक आयरन, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। सो हम देखेंगे कि आयरन क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, What is a balanced equation? So आपको डिफाइन करना है कि balanced equation क्या है and why should chemical equations be balanced? Important question. So balanced chemical equation वो है जिसमें जो हमारे reactants हैं उनके atoms. So we say atoms in the reactants is equal to the number of atoms in products. So this is basically the definition of a balanced reaction. And why should it be balanced? Because it has to follow the law of conservation of mass. ये नहीं हो सकता कि mass create हो गया या destroy हो गया. So how we will write it in proper sentence is, write a chemical reaction in which the number of atoms of each element in the reactants is equal to the number of atoms of each element of the products. That is called a balanced reaction, and a chemical equation has to follow the law of conservation of mass. So coming to the fifth question, we are supposed to translate the following statements, मतलब word form में है, into chemical equation, मतलब chemical formula, and then balance them. Now taking the very first example, it says
hydrogen gas combines. So A is hydrogen gas, which is H2, gaseous form में. It combines with nitrogen, again in the gaseous form, to give ammonia, which is NH3 in the gaseous form. ठीक है. अब क्या हमने करना है, बैलेंस करना है. तो हाइड्रोजन गैस के देखेंगे, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे एटम्स है, 2. और यहाँ पर कितने, 3. अगर 2 और 3 को हमें बराबर करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें ईच साइड पे, ताकि हमें सेम नंबर ऑफ एटम्स मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 2, मेरे पास यहाँ हो गए 6 एटम्स. और यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी हो गए 6. सो दिस इज अ बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन. नाइट्रोजन देख लेते हैं. 2 एटम्स, 2 into 1, 2 atoms. So this becomes a balanced equation. The first one is done. The second one says that hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. So सबसे पहले दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैसियस फॉर्म में. तो लिख लेते हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S. ठीक है, इट इज अ गैस. इट बर्न्स इन एयर. एयर में क्या से बर्न करेगी, ऑक्सीजन से, विच इज अगेन अ गैस. टू गिव वाटर, अगेन लिक्विड. क्यों, अगर स्टीम लिखा होता तो ये गैस फॉर्म में होता, बट यहाँ पे तो वाटर दिया है ये वर्ड. एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वी नो इट इज अ गैस. सो ये तो हमारे पास आ गई अनबैलेंस्ड इक्वेशन. मे बी बैलेंस्ड हो, चेक कर लेते हैं. अब हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2. राइट हैंड साइड पे भी 2 हैं, बैलेंस्ड है. सल्फर 1, सल्फर 1. पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 + 2 है. टोटल 3 है लेकिन 1 + 2, तो मैं इंडिविजुअली इनको ऑल्टर कर सकती हूँ. जैसे इसमें अगर फैक्टर मल्टीप्लाई करूँ तो वो उतना ही रहेगा, या इसमें कर दूँ मल्टीप्लाई तो भी. तो अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 + 2 4 एटम्स हो गए, और यहाँ पे है 2. तो दिस हैज अ फैक्टर ऑफ 2. राइट. अब क्या सब बैलेंस हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 हो गए. ठीक है, तो यहाँ टोटल 4 है. यहाँ पे 2 + 2 4 ही हो गए, लेकिन क्या हाइड्रोजन सेम रहा, नहीं. अब हाइड्रोजन 4 हो गया. अगेन लेट मी गिव दिस 2, दिस बिकम्स 4, दिस बिकम्स 4, हाइड्रोजन बैलेंस्ड. सल्फर 2, चलो इसको 2 दे देते हैं, तो यहाँ भी सल्फर 2. अब फिर ऑक्सीजन ने प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दी, यहाँ पे है 2 + 4, कितने हो गए, 6 हो गए, और यहाँ पे है 4. तो अगर मैं इस 2 को हटा के इसकी जगह 3 ऑक्सीजन के कर दूं, अब ये पूरी एक बैलेंस इक्वेशन हो गई. सो स्टूडेंट, देयर इज नो स्पेशल फॉर्मूला और एनीथिंग, इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड. आपको बैलेंसिंग करते जाना है एंड इवेंचुअली you'll reach to a balanced equation form, which is done for the second one. Third is बेरियम क्लोराइड. अब देखो ये बेरियम क्लोराइड जो होता है ना, ये सॉलिड होता है, लेकिन क्या सॉलिड सॉलिड से ऐसे रिएक्ट कर लेगा, पड़े पड़े नहीं करेगा. तो बेसिकली ये बिना स्टेट किए कि जब बेरियम क्लोराइड सॉल्ट एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली ये एक्वस फॉर्म में करेगा. तो एक्वस मतलब सोल्यूशन फॉर्म में. हमने इन दो का सोल्यूशन को मिक्स कर दिया. एल्यूमिनियम सल्फेट AL2SO4 के 3 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये है एल्यूमिनियम सल्फेट का पूरा फॉर्मूला. ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में है. ये दोनों रिएक्ट करे और क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज AlCl3 with precipitate. So this means this is an aqueous form. Yeah, aluminum chloride is an aqueous form and a precipitate of barium sulfate. Precipitate का मतलब वो अपने उसमें solution में डिसॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए वो नीचे सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गया. अब इस इक्वेशन में सबसे बड़े जो हमारे पास पावर है वो SO4 3 की ही है ना, रिएक्टेंट साइड में. तो यहाँ पर सल्फेट के 3 वो है मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि यहाँ पर एक है. मैंने इसको 3 करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 3 से. अब बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ पर भी 3 से करा तो यहाँ भी बेरियम 3 हो गया, बराबर हो गए. तो बेरियम और सल्फेट तो हो गए. अब ध्यान से देखो क्लोरीन. क्लोरीन 3 × 2 6. अगर मुझे इसको 6 करना है तो इसको भी 2 से करना है मल्टीप्लाई. 2 6, ये भी बैलेंस हो गया. और एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है. सो दिस बिकम्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. एंड लास्ट गिवन हियर इज पोटेशियम मेटल, which means potassium is in solid state. ठीक है, it reacts with, what does it react with, water. Water is liquid. ठीक है, और इसका एक सस्पेंशन बन रहा है, इसका एक्वस फॉर्म में क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एक्वस ना, पानी में घोल दिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई.
दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस है। सो अगेन टू स्टार्ट विद रिएक्टेंट्स में H2 की सबसे ज्यादा पावर है। ठीक है, H2 के दो एटम्स है, यहाँ भी H2 एक है, लेकिन यहाँ तो H एक और है, 3 है, पर ये भी अलग अलग है, 1 और 2। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, सो अभी इवन हो गई, 2 और 2 4। मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, ये भी 4 हो गए। पोटेशियम 2, यहाँ पे 2 आएगा, हो गया बैलेंस। और ऑक्सीजन 2 × 1 2, 2 × 1 2। दिस इज हाउ वी बैलेंस दिस इक्वेशन। अब शुरू करते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6 में है। इसमें आपको केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी केमिकल फॉर्मूला के साथ दी हुई है, सिर्फ बैलेंस करना है। तो पहली इक्वेशन हमारी जो है वो है HNO3। ये एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ OH आ जाएगा ना, वो एक बेस होता है। ठीक है, ये दो टाइप के कंपाउंड जो आगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, एसिड्स एंड बेसेस। सो व्हेन एन एसिड combines with the base, it forms a salt, कैल्शियम नाइट्रेट। ये सॉल्ट फॉर्म हुआ और वाटर रिलीज होता है। एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन में हमेशा एक सॉल्ट बनेगा और पानी निकलेगा। ठीक है, अब इधर देखेंगे रिएक्टेंट की साइड पे, हम बैलेंस करते हैं। NO3 को देखो, NO3 सिंगल, NO3 डबल। अगर मैं एक 2 का फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तब NO3 हमारा बैलेंस हो गया। कैल्शियम सिंगल है इधर, इधर भी सिंगल ही है। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन पे। सो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पे 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसको एक फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ऑक्सीजन हमने NO3 की वजह से तो बैलेंस है, लेकिन क्या वाटर की वजह से बैलेंस है? तो अब हम सारे ऑक्सीजन काउंट करते हैं। 2 × 3 6, 6 और 2 8 हो गए। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 हो गए। तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द फर्स्ट वन। तो दिस इज डन। सेकेंड, बी पार्ट। बी में हमने लेना है NaOH, अगेन बेस, जैसे मैंने बताया आपको, जहां OH आया वो बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये तो अब हम बहुत बार रिएक्शंस में कर चुके हैं, राइट? दोनों कंबाइन हुए तो बना सॉल्ट विच इज सोडियम सल्फेट Na2SO4, एंड यू गेट वाटर। फिर वाटर निकला। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन को देखिए, 1 हाइड्रोजन हियर, 2 हियर, 3 है टोटल, यहाँ 2 है। ठीक है, अब मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने हो गए? 4। इनको इवन करने के लिए 2 तो ऑलरेडी यहाँ है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 4। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 2 6, यहाँ पे 4 और 2 6। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। मूविंग ऑन टू द थर्ड इक्वेशन। इसमें आपको ऑलरेडी सॉल्ट दिया हुआ है NaCl, कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हैं, नमक। इसको रिएक्ट करा सिल्वर नाइट्रेट, AgNO। Ag होता है सिल्वर का सिंबल। ठीक है, ये बनाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन से कर लो या ऑक्सीजन से कर लो। चलो, ऑक्सीजन कितने हैं सबसे ज्यादा? 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3। ठीक है, उसके बाद Na1, Na1, Cl यहाँ पे भी रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 1, Ag भी 1 और 8। तो ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो पहले एक बार काउंट कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना। ठीक है, लास्ट BaCl2 विच इज बेरियम क्लोराइड, है ना, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड will give barium sulfate and HCl। ये क्वेश्चन दी हुई है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, क्लोरीन से करते हैं। Cl कितने हैं यहाँ पे? 2, यहाँ 1 है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। अब आओ जी H2 पे, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2 हो गए, बैलेंस्ड। बेरियम 1, सल्फर 1, एंड लास्ट ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन। A very simple way to balance this. So coming to question number 7, write the balanced chemical equation for the following reactions. Again, it is given in the word format. ठीक है, so practice के लिए the first part is calcium hydroxide CaOH2. This is a base, reacts with carbon dioxide to give a salt which is
calcium carbonate, CaCO3, and water is released. So let's compare the elements. पहला है calcium, balanced. ठीक है. Oxygen, 2 of oxygen here and 2 here, which is 4. 3 and 1, 4. 2 of hydrogen, 2 of hydrogen. Carbon 1, carbon 1. So this is a balanced chemical equation. Next, zinc. जिंक सिर्फ एक मेटल के फॉर्म में है. जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट. अभी पहले वाले में दिया हुआ था ना फॉर्मूला AgNO3. इट रिएक्ट्स विद zinc reacts with silver nitrate to give zinc nitrate, ZnNO3 2. इसका फॉर्मूला है एंड सिल्वर इज रिलीज्ड. ठीक है. अब ध्यान से देखो, Zn बैलेंस है. सो अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूं तो NO3 2 हो गया, लेकिन Ag भी 2 टाइम्स हो गया, तो 2 एटम्स यहाँ पे सिल्वर के हो गए. Simply I'll put a 2 here and this becomes your balanced equation. The third one is aluminium. Metal है aluminium, reacts with copper chloride, CuCl2. ठीक. To give aluminium chloride जो होता है AlCl3 and copper. अब जितनी इतनी बैलेंसिंग इक्वेशन को प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इनके केमिकल फॉर्मूला याद कर पाओगे. ठीक है. अब यहाँ पे अगेन आर 2 and 3 फैक्टर्स कम. किसमें? क्लोरीन. 2 chlorine, 3 chlorine. So again I multiply this by 3 to give 6 chlorine in the reactant side and multiply on the aluminum chloride with 2 to give 6 chlorine in the product side. हो गए बैलेंस. एल्यूमिनियम कितने हो गए? यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ मैं फैक्टर से 2 से मल्टीप्लाई करूँ, बैलेंस्ड. अब रहा कॉपर की बारी. कॉपर इंडिपेंडेंट है, यहाँ 3 है तो हम यहाँ भी 3 से कर देंगे. तो दिस बिकम्स योर बैलेंस इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. लास्ट इज गिवन इज अगेन द बेरियम. आप ये देखो बेरियम क्लोराइड की ऑलमोस्ट हर जगह आई है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम क्या हो गया? KSO4. हमने हाइड्रोजन सल्फेट से करा था, मतलब वो सल्फ्यूरिक एसिड, राइट. पोटेशियम सल्फेट हो गया वैसे ही, और फिर से इसका एक सॉल्ट बन गया बेरियम सल्फेट, BaSO4 एंड पोटेशियम क्लोराइड, KCl. ठीक है. इसको करने के लिए ये होता है BaCl2. Ba इधर है, Ba इधर है. क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए मैंने इसको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो 2 क्लोरीन हो गए. तो पोटेशियम भी 2 हो गए इधर. ठीक है. प्रोडक्ट में 2 हैं, हमारे पास रिएक्टर में भी ऑलरेडी 2 हैं, और SO4 में वैसा S1 S1O4. दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. मूविंग टू द 8th क्वेश्चन. इसमें है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. इंपॉर्टेंट मतलब टाइप आ गया इसमें, ये एक्स्ट्रा कर दिया. ठीक है. और इधर आपको जो है वर्ड फॉर्मेट में दिया है, लेकिन फिजिकल स्टेट ऑलरेडी मेंशन्ड है. हर इक्वेशन में फिजिकल स्टेट मेंशन्ड है. यहाँ से देखो, क्वेश्चन जब आप कर रहे हो ना अटेम्प्ट प्रैक्टिस के लिए भी, इसको ध्यान में रखने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में जब आए तब आपको ये स्टेट ना दी हुई हो, लेकिन अगर आपने पढ़ी हुई है सो यू विल अंडरस्टैंड. एंड हमेशा याद रखना, कोई भी दो सॉल्ट जब रिएक्ट करेंगे, जैसे इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड है, बेरियम आयोडाइड है, जब भी ये रिएक्ट करेंगे हमेशा एक्वस फॉर्म में करेंगे. सूखा सूखा सॉल्ट कभी रिएक्ट नहीं करता. सो पहला इक्वेशन हम लिखते हैं इसको इन दी केमिकल फॉर्मूला. पोटेशियम ब्रोमाइड. पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला है KBr. ठीक है. दिस इज इन एक्वस फॉर्म. अगर गिवन है तो उसे मेंशन करना ही करना है पेपर में भी, आंसर शीट में भी. फिर है बेरियम आयोडाइड विच इज BaI2. बेरियम आयोडाइड. ठीक है. ये भी एक्वस फॉर्म में है. These react to give potassium iodide, which is Ki and aqueous form, and barium bromide, BaBr2, which is a precipitate, इसलिए सॉलिड में आ गया. ठीक है. अब सबसे बड़ी पावर अगर हम देखें तो Br2 है या I2 है, दोनों. ठीक है. चलो I2 को बैलेंस करने के लिए मुझे इस फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, Ki को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ आयोडीन 2 हो गया. ब्रोमीन को करने के लिए मुझे यहाँ पर फैक्टर 2 का है, तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं 2, तो ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया. अब इसकी वजह से पोटेशियम में चेंज आया. यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ भी ऑटोमेटिकली 2 हो चुका है ना. और बेरियम 1. सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. अब आई बात है टाइप ऑफ दिस क्या है. तो अब देखो, पोटेशियम ने बेरियम को रिप्लेस करा इसमें, है ना, कंपाउंड में आयोडीन के साथ एसोसिएट हुआ, और बेरियम ने पोटेशियम की जगह ले ली. तो बेसिकली 2 डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रही है. दिस इज व्हाई इट इज अ इक्वेशन रिएक्शन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट.
दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट. The next one says zinc carbonate. Zinc carbonate is in solid form. ZnCO3. ये solid है. ठीक. ये क्या हुआ, इससे बने हमारे दो प्रोडक्ट्स, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ZnO जो भी सॉलिड में है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो. ठीक. अब कार्बोनेट में ऑक्सीजन 3 है, जिंक का 1, कार्बन डाइऑक्साइड का 3 हो गए बैलेंस. कार्बन 1 कार्बन 1, जिंक 1 जिंक 1. बेसिकली ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है. मेन मुद्दा ये है, एक तो आप ये चेक कर लें कि ये बैलेंस्ड है, दूसरा आप ये बता पाए कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है. तो हुआ क्या है, जब एक कंपाउंड स्प्लिट करता है, बहुत ज्यादा करी थी हमने एक रिएक्शन, जो सी है वो किसी भी तरीके से हमने उसे हीट करा, कुछ भी करा और रिएक्ट करा, वो प्रेशर के अंडर आके जैसे भी है डीकम्पोज हो गई. सो दिस बिकम्स अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. सो दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डन 1 and 2. Let's come to the third one. Let me clear the screen before that. अब हमारी थर्ड रिएक्शन जो दे रखी है वो दे रखी है हाइड्रोजन इन द गैसियस फॉर्म H2 गैस में प्लस क्लोरीन अगेन गैसियस फॉर्म. मैंने आपको पहले भी बताया था HCl जब बनता है तो गैसियस फॉर्म में ही होता है, पानी में डिजोल्व करके उसको हम HCl एसिड बनाते हैं. ठीक है. तो अब ये आ गया आपका हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ठीक. 2 ऑफ हाइड्रोजन 2 ऑफ क्लोरीन गिविंग 1 ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑफ क्लोरीन. सिंपल इक्वेशन मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरा HCl बन गया. और क्योंकि ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो वर्ड ही आ गया, वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि द टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू गिव मी वन कंपाउंड, राइट. सो दिस बिकम्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लास्ट वन इज डी. मैग्नीशियम है, सॉलिड है, ठीक है, एसिड से रिएक्ट करा, मेटल है, एसिड से रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है. HCl यहाँ आ गया एक्वस, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्वस फॉर्म में होता है. ठीक. अदरवाइज गैसेस में रहता है HCl. और इसमें से मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो तो सॉल्ट बन गया MgCl2, और ये सॉल्ट जो है ये एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, जबकि हाइड्रोजन जो गैस है वो रिलीज होगी. ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी ऐसे एटम से. अब देखो, मैग्नीशियम जो है 1 है, यहाँ भी 1 है. HCl H2Cl2 दोनों 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बैलेंस होगा, इजी बैलेंसिंग. बट मैग्नीशियम ने करा क्या है, मैग्नीशियम ने यहां से उठ के हाइड्रोजन को हटाया और जो उसकी जगह ले ली. एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लोरीन वहीं रहा और हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन ने कोई जगह ही नहीं ली है ना. सो ये इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं या सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखेंगे तो उसका अंडरस्टूड है दैट इट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट. On to ninth question, it says that what does one mean by exothermic and an endothermic reaction? Give examples. Direct question, simple definition and with example. तो पहले याद करो कि एक्सोथर्मिक थी क्या. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि जब दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं ए और बी तो वो बना रहे हैं सी, और इसमें बहुत सारी हीट जो है वो निकल रही है, हीट जनरेट हो रही है, एक्सो आउट. ठीक है. सो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्यों, ए एंड बी कंबाइन टू गिव सी. सो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस दे आर एक्सोथर्मिक बिकॉज अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड. वेयर एज अगर मेरे पास एक कंपाउंड है सी, ठीक, और इसको मैंने हीट किया और ये स्प्लिट कर गया ए और बी में, तो ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन. इसका मतलब इसने हीट एब्सॉर्ब की, इसलिए ये माइनस. सो वेन एवर वी रिप्रेजेंट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट होगा, और जब भी हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट होगा. इस तरफ लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आपने यहाँ पे ये नहीं लिखा है, सपोज करो हीट नहीं लिखा है, तो आप इसको एरो के ऊपर भी बता सकते हो कि किस टाइप की एनर्जी दी आपने. आपने हो सकता है इसको सनलाइट में एक्सपोज किया, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन, क्लोराइड वाली रिएक्शन थी, सनलाइट से एक्सपोज करा, या आपने इलेक्ट्रिसिटी करा जैसे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है. तो जो भी आप फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहे हो उसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. अब समझते हैं इसको कैसे लिख के आएंगे पेपर में. So we will write it as those chemical reactions in which a lot of heat is released are called exothermic reactions. And the release of heat may be represented by using plus heat on the product side. लिखेंगे heat को product के side में, लेकिन अगर plus heat है मतलब exothermic है. That is mean that heat is being released. ठीक है. तो सबसे पहले आपको याद होगा कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने लिया था, चूना पानी में घोला था, बहुत विगरस रिएक्शन हुई थी.
heat was being released. So quicklime when added with water gives slakelime and a lot of heat is released. Also all combustion reaction, carbon burns in oxygen. Okay, carbon is burning in oxygen to give carbon dioxide. Again, a lot of heat is being released. But and then coming to endothermic reactions. Those chemical reactions in which heat or energy is absorbed are called endothermic reactions. Okay? So the absorption of heat may be represented by minus heat on the product side. So plus heat in case of exothermic and minus heat on the product side, जैसे हमने इसमें दिखाया है, ठीक है? Which indicates that heat is being absorbed or it is written as on the arrow reaction. अब आप इसमें देखो, ये एक रिएक्शन है, ठीक है? इसमें क्या हुआ था, ये हमने पढ़ा था कि सिल्वर क्लोराइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। हमने इसमें हीट दी है, किस फॉर्म में दी है? सनलाइट के फॉर्म में दी है। तो कोई ना कोई एनर्जी सोर्स हमने दिया है, तभी ये स्प्लिट कर पाया है, ठीक है? सो मोस्टली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक होती हैं और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक होती हैं। So the next question is, why is respiration considered an exothermic reaction? Why? Because any exothermic reaction is जहां एनर्जी रिलीज हुई। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज है ना, बॉडी में हमने खाना खाया, ग्लूकोज बना, उसके बाद इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, जो हम रिस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से जा रही है एंड ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं ना, हम हमेशा प्रोडक्ट साइड पे प्लस करके एनर्जी या हीट लिखते हैं, हमें यहाँ एनर्जी मिल रही है, इसलिए दिस इज अ exothermic reaction. So during respiration, oxygen breaks down glucose into carbon dioxide and water, and there is a lot of release of energy. And this is why respiration is considered as an exothermic reaction. It is always advisable to write the chemical reaction. So glucose का formula है C6H12O6, वो हमारे blood में aqueous form में है. Oxygen भी dissolved oxygen है, जो उसको break down करेगी carbon dioxide again dissolved in blood, and then water is released, उसके साथ energy release हो रही है, that is why it is considered as an exothermic reaction. Question, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? And write equations. अब decomposition का मतलब होता है टूटना, तो decompose होना मतलब C से A और B बने, ठीक है? और जबकि combination का मतलब है जुड़ना, A और B मिलके C बने। अब आप ये देख ही सकते हो कि ये opposite reaction है। During decomposition reactions, a single reactant or compound is broken down into two or more products या simpler substances भी बोल सकते हैं, ठीक है? सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट में एक्सपोज किया, इसको एनर्जी दी सनलाइट की, और वो सिल्वर और क्लोरीन में डीकम्पोज हुआ। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंसेस दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सो टू व्हेन एड टुगेदर इट बिकम्स अ combination reaction, and when they split it is a decomposition reaction. Next is write one equation each for decomposition. लिखनी सिर्फ decomposition reaction है where energy is supplied in the form of heat, light, energy. Decomposition के लिए हमें energy तो चाहिए है ना? So अगर हम heat वाली बात करें तो हमने एक reaction करा था जिसके अंदर हमने heat किया था lead nitrate को, ठीक है? और एक कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन फ्यूम्स आई थी, तो पहली रिएक्शन तो हमारी वो हो गई, ठीक? सो लेड नाइट्रेट वाली, तो उस एक को हम करेंगे हीट के साथ, दूसरा है लाइट के साथ, सिंपल सिल्वर क्लोराइड वाली, ठीक है? तो लाइट हो गई हमारी सनलाइट, और लास्ट रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट में हमने करी बात, लेड नाइट्रेट को हीट करा, लेड ऑक्साइड रह गया था नीचे बेस में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन फ्यूम के साथ निकली अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, ठीक? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा, सिल्वर और क्लोरीन में डीकम्पोज हुआ, एंड लास्ट वाटर को जो है हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हुआ। तो ये तीनों रिएक्शन बैलेंस तरीके से केमिकल फॉर्मूला और कंपाउंड के नाम और स्टेट के साथ आपने लिखनी है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? राइट इक्वेशंस। इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा इक्वेशन के बेसिस पे ही आएगा, तो आपने इक्वेशन हर चीज में लिख के आनी है। सो लेट्स डिस्कस दिस वन। डिस्प्लेसमेंट है एक ही एलिमेंट का इधर से उधर हो जाना। आपको याद हो हमने एक आयरन वाली करी थी केमिकल इक्वेशन की, हमने आयरन को कॉपर सल्फेट में ऐड किया था, ठीक है? तो उसने कॉपर को वहां से हटा दिया बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो जो जो रिएक्शन जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? वहां डबल होने की जरूरत है, ठीक है? दोनों कंपाउंड्स में दो 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 एलिमेंट्स होंगे। रिएक्शन करी थी जिसमें लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट निकला था, तो किया क्या था, हमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराया है ना, और फिर उसके बाद जब है
रिएक्ट करा, तो लेड जो है उसने जाके आयोडाइड के साथ बॉन्डिंग की और पोटेशियम ने आके नाइट्रेट, तो ये दो चीजों का जब इंटर एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. सो द वे वी राइट दिस आंसर विल बी, in a displacement reaction, only one element displaces the another element from a compound as it is more reactive. Which is more reactive? The element which is displacing the other. So iron and copper sulfate mein iron was more reactive, so it displaced copper and removed it. Whereas in double displacement reaction, two reactants in a solution exchange their ions or displace each other from their respective compounds. For example, the lead nitrate solution with potassium iodide and lead iodide yellow precipitate हुआ और potassium nitrate बनाया. So the next question is, what do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving examples. If you remember, हमने वो पोटेशियम फिर से वही आ गई, आप कहेंगे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाली इक्वेशन, और उसके अंदर क्या हुआ था, जैसे ही हमने दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आया. प्रेसिपिटेट का मतलब है नीचे सेटल डाउन होने वाला एक कंपाउंड बन गया. ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? A chemical reaction, है ना, precipitation reaction is a chemical reaction in which two or more reactants react together to form an insoluble compound which settles down. That is called a precipitation reaction. एक और जो एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, apart from the potassium nitrate and lead iodide, that is sodium sulfate aqueous solution में barium chloride aqueous solution में दोनों को mix किया, barium sulfate will come down as a precipitate. It is insoluble in water, and sodium chloride जो वो पानी में aqueous solution में रहेगा. Explain the following terms of gain or loss of oxygen with two examples each. अब ये जो है इनको सिर्फ हमें gain और loss of oxygen के terms में oxidation को बताना है. If you remember, we had defined oxidation as gain of oxygen. Oxidation is gain of ऑक्सीजन. अब गेन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो किसी एलिमेंट से कंबाइन हो गई. जैसे हमने कार्बन को बर्न करा, सॉलिड कार्बन लिया, उसको ऑक्सीजन में बर्न करा, गैस है ऑक्सीजन, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड बना. तो दिस इज ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? याद हो कॉपर था, कॉपर को भी हमने बर्न किया था ऑक्सीजन, है ना, ब्राउन कलर का कॉपर जो है वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था. ठीक है, तो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन की. इसी तरीके से हम रिडक्शन की बात करते हैं. रिडक्शन में क्या है? इट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन. इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. इसकी दो इक्वेशन क्या हो सकती है कि हमने किसी चीज में से ऑक्सीजन को निकाल देना है. जिंक ऑक्साइड को जब हम कॉपर, सॉरी कार्बन के साथ, जिंक ऑक्साइड है सॉलिड, इसको हमने कार्बन के प्रेजेंस से रिएक्ट कराया, तो क्या होता है? जिंक निकल आता है एज अ मेटल, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये लिबरेट हो जाती है. एक रिएक्शन ये है. ऑल्सो जो बुक में दी हुई है वो है कॉपर ऑक्साइड बनाया था, इसको करा, इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास किया, है ना, ये सॉलिड है ये गैस है. जब पास किया तो कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया और वाटर निकल गया. ठीक है जी, तो ये आपकी हो गई रिएक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, ये आ गया आपके एक्स एंड वाई फॉर्म में. एक्स का मतलब है कि एक एलिमेंट को एक्स बता दिया है, उसको कहा कि हीट किया एयर में, मतलब ऑक्सीजन में, वो ब्लैक कलर का हो गया. नेम द एलिमेंट एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड. ये वही कॉपर वाली रिएक्शन है. हमने कॉपर लिया, कॉपर ब्राउन कलर का होता है ना, ब्राउन कलर का है, इसको ऑक्सीजन में बर्न करा और एक कॉपर ऑक्साइड बना विच इज ब्लैक इन कलर. So the element, X element is copper, and the color black colored compound is copper oxide. ठीक है. नेक्स्ट है, why do we paint on iron articles? क्या होता है जब आयरन का जो सरफेस है, सपोज करो ये कोई चीज है जो आयरन से बनी हुई है, ठीक है, ये जब एक्सपोज होती है विद ऑक्सीजन इन एयर, वो तो है ही है, प्लस थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, सो इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर बन जाती है रस्ट की. ठीक है, किस कलर की? ब्राउन से कलर की. ये इसके ऊपर एक सरफेस जो है इसके ऊपर रस्ट लग जाता है और ये क्वालिटी में पुअर हो जाता है. अब क्या है, अगर हम उसी आयरन को, हमने ये लिया आयरन और इसको जो है पेंट कर दिया कोई ब्लैक कलर से, कोई भी कलर से पेंट लगा दिया, तो अब जो एक्सपोजर हो रहा है वो पेंट का हो रहा है, आयरन का तो हो नहीं रहा, इसलिए इट प्रिवेंट्स इट. तो इसको कैसे लिखेंगे? The paint coating on iron articles prevents the exposure of iron surfaces to oxygen and moisture in air and thus saves it from rusting. Simple one line answer कि उसने prevent कर दिया exposure surface का और इसलिए rusting नहीं हुई. Now 19th question.
ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। फ्लश्ड मतलब उनको जैसे होता है ना, चिप्स का पैकेट होता है पूरा सील्ड होता है, ठीक है, अंदर तो चिप्स है ही है, उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन गैस भी डाल दी जाती है। क्यों किया जाता है? इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन थी इस पैकेट को सील करते हुए वो बाहर निकल गई, और नाइट्रोजन कंपैरेटिवली रिएक्टेड नहीं है और ऑक्सीडाइज नहीं करती। बेसिकली ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन से ही हो रहा है, इसलिए वर्ड है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो वो खराब कर देगा चिप्स को, और उसके ऑयल्स एंड फैट्स को रैंसिड हो जाएगा वो, और नाइट्रोजन डाल दी तो सेफ हो गया। So we will write nitrogen prevents oxidation of food items, and thus food items are flushed with nitrogen to keep them fresh for longer durations. All right. And the last question for this chapter is explain the following terms with one example each. पहला है corrosion. कोरोजन किसी भी मेटल का डिग्रेडेशन है। अब वो चाहे उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, एयर में मॉइस्चर से करे, किसी एसिड से रिएक्ट कर जाए, कुछ भी तरीके से जब क्वालिटी डिग्रेड हुई, जब क्वालिटी जो है वो पुअर हो गई, ठीक है, उसको कोरोजन बोलेंगे। सिर्फ आयरन के केस में हम उसको रस्ट बोलते हैं। ठीक है तो आयरन की भी क्वालिटी डिग्रेड होना, राइट। तो अभी से कोरोजन की डेफिनेशन है ग्रेजुअल। अचानक नहीं होता कि आज रख लगाया आयरन और कल रस्ट हो गया, नहीं। सो इट्स अ ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स विच इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एनी अदर केमिकल सब्सटेंस लाइक एन एसिड, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन ऑफ आयरन leading to formation of rust when exposed to oxygen and moisture in air. Corrosion of iron is specifically called rusting. ठीक है। And last is rancidity. So we define rancidity as oxidation of fats, only oxidation of fats and oils and food items. Fat होते ही है ना, cooking होती है उसमें, which result in three things: bad taste, bad smell and bad texture. तीनों चीजें बुरी हो गई, that is called rancidity. Example है oil which is left in open for long. बहुत देर तक आपको तेल को खुला छोड़ दो, यूज मत करो, तो धीरे धीरे उसमें स्मेल और उसका टेस्ट भी बैड हो जाएगा, टेक्सचर भी हो जाता है, अजीब सा गाढ़ा गाढ़ा सा ऑयल हो जाता है। So here we finish the first chapter. होप you've understood the chapter, hope you've understood the question answer. इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स साइंस के धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे क्लास 10th के, सो दैट बोर्ड में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, यू नो व्हाट स्पेसिफिकली हैज टू बी रिटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।